हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो भाई एक थोड़ा सा अलग तरीके का सेटअप आप देख रहे हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मॉक्स हैं उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंट कर दूँ और जो अपने प्रैक्टिस मॉक्स हैं उसमें मैं इसी तरह के सेटअप के अंदर आऊँ, ताकि उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सॉल्यूशन से मतलब होता है। पहले आप मॉक देकर आते हैं, तो इसलिए मैं इसी तरीके के सेटअप के अंदर आपको प्रैक्टिस मॉक में मिलूँगा। तो आज हम करने वाले हैं अपना टीयर 2 प्रैक्टिस मैथ मॉक 2। सीजीएल के लिए मेनली हम कर रहे हैं, और सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, मॉक्स के लिए, पढ़ाई के लिए एग्जैक्टली सेम कंटेंट यूज़ होता है। तो सीएचएसएल के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। जिन लोगों को नहीं पता है, हम दो तरीके के मॉक्स करते हैं, एक तो वीडियो मॉक्स और दूसरे प्रैक्टिस मॉक। ये एक प्रैक्टिस मॉक है। प्रैक्टिस मॉक में क्या होता है, आप ऐप के अंदर जाते हो, E1 की ऐप के अंदर, और वहाँ पर मॉक को अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, पहले एग्जैक्ट जैसा आपके एग्जाम में आता है ऐसे ही, सिर्फ मैथ्स का यहाँ पर मॉक मिलेगा, और कमल सर जो हो वो रीजनिंग का प्रोवाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप ऐप के अंदर जाके अटैम्प्ट करते हो, और उसके बाद सेकंड स्टेप आपका है कि वहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लेते हो। कई क्वेश्चन के टेक्स्ट सॉल्यूशन है और कई क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है भाई। तो वीडियो मॉक्स में क्या होता है, वीडियो मॉक्स में होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो मैं देता हूँ, और आप मेरे साथ अटेम्प्ट करते हो, और मैं आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। सिर्फ बताने से बात नहीं बनती, मैं आपको हाथ पकड़ के सिखाता हूँ, आप ऐसे मान लो, तो तब आप अच्छे से अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी सीख पाते हैं, और उसके बाद आप अप्लाई कर पाते हैं उसी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को प्रैक्टिस मॉक्स के। तो जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं एक बार दिखा देता हूँ भाई। लेट अस सी। तो ये E1 की वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट के ऊपर भी ये मॉक एक्सेस कर सकते हो। आप ऐप के ऊपर भी, आपको करना क्या है, ऐप को डाउनलोड कर लो, या फिर वेबसाइट रही evencoachingcenter.com। यहाँ पर ये टैब आपको मिलेगी, लेटेस्ट मॉक्स, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, इस पे जाना है। नॉर्मल मॉक टेस्ट वाले पे नहीं जाना, लेटेस्ट मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये देखो, टीयर 1 के आपको मिलेंगे वीडियो मॉक्स, प्रैक्टिस मॉक, ऐसे ही टीयर 2 के मिलेंगे वीडियो मॉक्स और प्रैक्टिस मॉक्स। ठीक है। तो अभी ये प्रैक्टिस मॉक है, तो ये टीयर 2 वाले में व्यू कंटेंट, इसके ऊपर क्लिक करके आप जाओगे, मैथ और रीजनिंग के मिलेंगे। ऐसे ही वीडियो मॉक चाहिए तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी टीयर 2 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो मॉक्स और ये जो प्रैक्टिस मॉक हैं, इनको यूज़ करना, मिस मत करना। फ्री कंटेंट है, लेकिन ऐसा कंटेंट कहीं पर भी पेड मॉक्स के अंदर भी मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करने हैं ये मेरे को बखूबी पता है। ठीक है। तो उनके लिए आपको क्या चाहिए वो मुझे अच्छे से पता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई फिर। तो इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा भाई। डायरेक्ट सॉल्यूशन क्यों दूंगा, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये मॉक टेस्ट जो है पहले दे चुके हैं, आप सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हैं, है ना। उस हिसाब से मैं बिहेव करूंगा इस वीडियो के, कि आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद देख रहे हैं। ठीक है। शॉपकीपर यूजेज ए फॉल्टी बैलेंस दैट इज दैट अंडरवेज बाय 20%। ठीक है। अंडरवे का मतलब है कि यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, 20% कम तोल के दे रहा है। He marks goods 25% above cost price and then allows a discount. Find the net profit percentage. तो देखो, ये तो मार्कअप है, 25% ऊपर मार्क कर रहा है, ये डिस्काउंट है। तो बखूबी आप जानते हो अच्छे से कि मार्कअप यानी कि 125/100, इससे तो फ़ायदा ही होएगा। मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, और डिस्काउंट यानी कि 9/10। डिस्काउंट दोगे तो भैया फ़ायदा तो नहीं होएगा, 10 की चीज़ आप 9 में दे रहे हो। तो मार्कअप और डिस्काउंट के कारण ये फ्रैक्शन है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो जब आप कम वेट, अब ये देखो, अंडरवेज, अंडरवेज यानी कि 100% की जगह 20% कम तोल रहा है। इतना तो आपको पता है कि 80 और 100 इनका लेना देना होएगा। ये फ्रैक्शन होएगी 4 और 5। ठीक है। अब सवाल ये है, मैं 4/5 से गुणा करूं या 5/4 से। अब 5/4 से गुणा करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि जब दुकानदार कोई चीज़ कम तोल के देता है, तोल के कम, तो उसको तो फायदा ही होएगा, तो बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच ये है कि जो अपना प्रॉफिट परसेंटेज है वो होता है सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। और मुझे भाई एक बार फीडबैक भी दे देना इस सेटअप का कमेंट करके कि भाई हाँ प्रैक्टिस मॉक में चल जाएगा। तो वीडियो मॉक है वो मैं बनाऊंगा अपनी बड़ी स्क्रीन पर। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हो सकता है 2 की जगह 3 प्रैक्टिस मॉक मिल जाए। ठीक है।
सेलिंग प्राइस यानी कि वो रुपया जो दुकानदार की जेब में आया, और कॉस्ट प्राइस यानी कि वो प्राइस जो उसे खर्चना पड़ा। तो जब वो 20% कम मापता है, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर 100 दिख रहा है उसके वो एक्चुअल में 80 है, तो 100 तो वो डिस्प्ले कर रहा है, शो कर रहा है, और रियल में 80 है, तो वो डिस्प्ले कर रहा है, उसके रुपए वो लेता है। तो वो दिखा रहा है वेट, उसके वो रुपए लेगा, है ना भाई। कस्टमर को ये तो नहीं बता देगा मैं कम तोल रहा हूँ, नहीं तो कस्टमर क्या करेगा, वही सामान उसके सिर में दे के मारेगा, उन्हें घर पे रख ले ये। तो जो वो डिस्प्ले कर रहा है वो तो उसके सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतने रुपए वो लेगा, और जो रियल में वो सामान दे रहा है उतने का उसने अपनी जेब से खर्चा किया है, आगे उतने का वो खरीद के भी लाया है। तो 100/80 यानी कि 5/4 से आप गुणा करोगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। ये हो जाएगा भाई 5×10 9 5 45 4 चौके 16 दूनी 32, 13 का फ़ायदा 32 पे, 32 का आधा 16, चलो वैसे ही करके देख लेते हैं फिर। 13/32 गुणा 100 करके देख लेते हैं। 4 8 4 से 25, 25 दिए 75/8, यानी कि 8 ने क्या कर लिया, 4 8 4, अच्छा मैंने 25 दिए कर दिया, वही तो 25 दिए 75, 25 से कम 25 और 7 32, 8 चौके 32, 40 5/8, यानी कि आंसर इस ऑप्शन। आगे बढ़ूँ, ये टेक्स्ट सॉल्यूशन आपने देख लिया है। नंबर 3 देखो भाई, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और एक और बात, इस मॉक का जो लेवल है वो एग्जैक्टली अगर आप इसके अंदर परफॉर्म करोगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आप परफॉर्म करोगे, इसके अंदर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मॉक का मेरे ख्याल यही यूज़ होता है ना, कि आप अपनी तैयारी को परख पाएँ, इसीलिए रिलेवेंट मॉक, हालांकि एग्ज़ाम से थोड़े से डिफ़िकल्ट, आपको डिफ़िकल्ट लगे या ना लगे, ये एग्ज़ाम से थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ये आप मान के चलो, ये फैक्ट है। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा कि मैं अच्छे से एनालाइज करके बैठा हूँ, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो भाई मीडियन निकालें, ग्रुप्ड डेटा है, इसमें मीडियन कैसे निकालते हैं हम, इसमें हम मीडियन निकालते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास प्लस में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास गुणा में हाइट। चलिए जी ये करते हैं। तो इस केस में क्या करोगे, देखो वो इस तरीके से गंदे से रिप्रेजेंट करके भी आपको आजकल एग्जाम में दे रहा है, टेबल अच्छे से नहीं बना रहा है। 0 से 5 के 4 आदमी हैं, 5 से 10 के 7 आदमी हैं, मान लो 10 से 15,000 इनकम के 3 आदमी, ऐसे दे रखा है। तो आप क्या करोगे, आप एग्जाम में करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे ऐसे अपनी नोटबुक के ऊपर कि भाई ऐसे कि 4, ये 4 लिख रहा हूँ, फिर 7 और 4 11 ऐसे जोड़ते हुए, फिर 11 और 3 14, 14 और 6 20, और 5 25, और 8 33, और 2 35, 35 हो गया आपका n। n/2 क्या हो जाएगा, n/2 हो गया भैया 35/2, यानी कि 17.5, ठीक है। ओके अब करते हैं, n/2 17.5 है, यानी कि 17.5वें पोजीशन पर क्या है, 17.5वां जो आदमी खड़ा है वहां पर मीडियन है, n/2 पोजीशन पर मीडियन है इस तरह के डाटा में। तो ठीक है, तो देखो यहाँ तक 4 बंदे हो गए, यहाँ तक 11 हो गए, यहाँ तक 14 हो गए, यहाँ तक 14 हो गए, तो 17.5वां बंदा, यहाँ तक 14 बंदे हुए हैं यहाँ तक, और यहाँ तक मिलाकर 20 बंदे हो गए, तो यहाँ पर होएगा ना 17.5वां बंदा, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है, इससे छोटे वाला, जिससे भी ये जस्ट छोटा होता है उस क्लास के अंदर होता है। तो 1 2 3 4, या फिर यहाँ पर गिन लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है अपनी मीडियन क्लास। 15 से बड़ा उत्तर होएगा, 20 से छोटा उत्तर, क्योंकि 15 से 20,000 इनकम वाले 6 बंदे हैं, इन 6 में से कोई बंदा है जो मीडियन को रिप्रेजेंट करता है, तो 15 और 20 के बीच में ही उत्तर होएगा। हालांकि 4 ऑप्शन है, बट ये नॉलेज भी कई बार काम आ जाता है, ठीक है जी। और वीडियो को आप अपने हिसाब से डबल स्पीड पे करके देख सकते हो, आपको पता ही है, तो टाइम कम लगे ज़्यादा लगे अपने हिसाब से वो मैनेज कर लेना, मैं अपने हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो इस क्लास के अंदर है तो आंसर विल बी 15 प्लस में, अब मैं साथ के साथ लॉजिकली भी आपको समझा हुआ चलूँगा। ये देखो
यहाँ तक बंदे हुए हैं जी 14 और मुझे जाना है 17.5वें बंदे के पास। तो मैं क्या करूँगा, मैं 17.5 में से 14 घटा दूंगा। ये 3.5 बंदा मुझे आगे से रखना है, मुझे 3.5 पोजीशन आगे से रखना है। ठीक है जी। फिर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि भैया यहाँ पर टोटल कितने बंदे खड़े हैं। आप बोलोगे जी टोटल बंदे हैं 6, तो डिवाइडेड बाई 6 कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 यूनिट है। कहाँ से, 14वीं पोजीशन के बाद 14th पोजीशन के बाद 6 पोजीशन का ये गैप है, यहाँ पर 6 बंदे खड़े हैं। लेकिन मैं सिर्फ 3.5 बंदे आगे जाना चाहता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ इतना फ्रैक्शन आगे जाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो 6 बंदे हैं इनकी पूरी रेंज कितनी है, 15 से 20,000, तो 5,000 का गैप है, तो मैंने 5,000 क्योंकि 15,000 में ले चुका हूँ, तो 15,000 के बाद बस 3.5/6 इतना और मुझे आगे सर। दैट्स इट, ये आपका उत्तर है भाई। दिस इज योर उत्तर। तो ये कितना हो गया, 3.5 यानी कि 7/2 गुणा में 6 गुणा में 5, 7 5 35/6 दूनी 12, तो 12 3 36, 3 से थोड़ा सा कम है, तो 15 3 18 से थोड़ा सा कम। आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है जी। ठीक है, डुएबल है कर, मतलब ऑलरेडी दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ए प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम ए फार्मर टू ए कस्टमर थ्रू 3 इंटरमीडियरीज। एक फार्मर से एक कस्टमर तक प्रोडक्ट जाता है, तो 3 बंदे हैं बीच में, इतना इतना प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है। फाइनली द रिटेलर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो रिटेलर इतने का फायदा कमा लेता है। इफ फार्मर सेल्स द प्रोडक्ट फॉर ₹X, बाई वट परसेंटेज डज द कस्टमर पे मोर, तो कितने परसेंटेज मोर कस्टमर पे कर रहा है। परसेंटेज में डील करना है, तो सीधी सी बात है, सिर्फ परसेंटेज ले लेंगे एक्स वगैरह की, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। देन दी फार्मर्स प्राइस। ठीक है। तो कुल मिलाकर एक आइटम है, एक चीज़ है जिसका रेट एक बंदे की वजह से इतना बढ़ जाता है। प्रॉफिट का क्या मतलब है कि वो इतना बढ़ा के बेच देता है रेट को, फिर इतना बढ़ जाता है, फिर इतना बढ़ जाता है, फिर इतना बढ़ जाता है। तो एक वैल्यू को जब 4 बार इतने इतने परसेंटेज बढ़ाएंगे तो वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी, ये सिंपल क्वेश्चन है। 4 सक्सेसिव परसेंटेजेस को मर्ज करके बताना है कि इनके इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, इन चारों की जगह 1% चेंज कितना है। ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से हम बता सकते हैं। तो एक तो आप फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो कि 112/100, 118/100, बट ये उतना वाइज नहीं रहेगा। 25 और 20 वाला ठीक है, तो देखते हैं क्या पता उससे ईजी हो जाए। 125/100 और 6/5, 120/100। ठीक है, तो 3 2 से हो जाएगा 59। हाँ, ये भी उतना मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे जो 100 लिखे हुए हैं इनको मैं पढ़े रहने दूंगा ताकि मैं पॉइंट लगा पाऊँ। ऊपर सिर्फ इन 3 चीज़ों को गुणा करना है, तो ईजिली गुणा कर देंगे। 3 से 112 का गुणा करेंगे तो 336, और एक बार 59 से गुणा करना है। आपको लगता होगा कि 59 से गुणा करना बहुत मुश्किल है। अरे एक बार 9 से, एक बार 5 से करना है। देखो, 9 छः 54, 5 9 3 27 और 5 32, 3 9 3 27 और 3 30। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, जो रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। 2 डिजिट से गुना करने से या 3 डिजिट से गुना करने से नहीं घबराना है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। घर पे प्रैक्टिस करो, ये डर खुल जाएगा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ जाएंगी। 5 से गुना करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 160 और 0, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं लग रहा। 150 और 18 160, हाफ करके 0 लगा दी मैंने। 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि ये चीज़ क्या है, या फिर ये करते हैं 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 198.24 की हो गई इन सारे चेंजेस के कारण। मैंने सिर्फ 100 नीचे रख लिया, इस 100 को मैंने बैलेंस कर दिया 2 के बाद पॉइंट लगा के, 98.24 बढ़ गई। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, आप किन्हीं भी 2% के ऊपर 2% को मर्ज करने वाला फॉर्मूला लगाते, अगले 2 को ऊपर लगाते, फिर एक बार फिर वो फॉर्मूला लगाते। ठीक, और उसमें अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। एग्जैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कैसे मैं एक बार बता ही देता हूँ। 12 और 18 के ऊपर अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा a+b+a/b/100, तो देखो 12 और 18 30, प्लस में 18 दूनी 36, 3 18 और 3 21, और 2 के बाद पॉइंट, बिकॉज 2 0 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 32.16। और 25 और 20 के ऊपर लगाऊंगा तो 25 और 20 45,
प्लस में 25 × 20 बटे में 100, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 50। अब आप इन दो के ऊपर लगाओगे तो 50 और ये कितने हो गए 82, प्लस में अब इस 0.16 को इग्नोर मार दो ना भाई, 30 × 10 बटे 100 कर लो, 0.16 से क्या फ़र्क पड़ता है, तो बटे में 100 करोगे, 50 दूनी 100, 2 से 16 तो 82 और 16 98 समथिंग आएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इसमें मज़ा आएगा। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज मच लार्जर। ये बोल रहा है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है। तो उस क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखो फ्रीक्वेंसी है बारंबारता कि 0 से 5000 इनकम 4 लोगों की है। कितनी बार इनकम है, 4 बार है ये चीज़। 5 से 10 जो वैल्यू है वो 7 बार है। ठीक है जी, तो मान लो ये है और ये है अपनी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का क्या मतलब होता है, जो सबसे ऊंची है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं जिस क्लास में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज मच लार्जर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी है ये मान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा है मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप ये मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो 10 बंदे हैं तो यहाँ पर सपोज 3 बंदे हैं और यहाँ पर 9 बंदे। मॉडल क्लास में तो सबसे ज़्यादा होंगे, तो मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी हाइयर है। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन। ठीक है जी, तो ये क्या बोल रहा है, वेयर विल द मोड लाई विद इन द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के अंदर मोड कहाँ पर लाई हुआ है। देखो मोड क्या होता है, अगर इसी डाटा को मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसे डाटा आएगा। मॉडल क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा बंदे कि मान लो 10 से 15,000 इनकम वाले बंदे हैं जी 10, वो सबसे ज़्यादा। फिर उससे कम बंदे होंगे, मान लो 5 से 10,000 वाले बंदे हैं जी 9, इससे थोड़े से कम है। और जी 15 से 20,000 वाले बंदे हैं 3, वो कम है। ठीक है, तो मोड होता है इस पहाड़ी की चोटी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो पहाड़ी है ये ऐसे है, ऐसे। तो पहाड़ी की चोटी देखना जरा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो पहाड़ी की चोटी है 10। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ये कुछ ऐसी पहाड़ी है, ऐसी, समझ रहे हो। ये जो 9 है, ये जो 9 है इसके पास चोटी होगी, क्योंकि ये तो 3 है। मान लो पहाड़ है, इसकी ऊंचाई यहाँ से सिर्फ 3 मीटर है और पूरी चोटी है 10 मीटर और यहाँ पर है 9 मीटर। तो बताओ कौन सा चोटी के पास है, आप बोलोगे ना 9 मीटर वाला चोटी के पास है, जिस पॉइंट की हाइट 9 मीटर, 3 मीटर वाला तो दूर है। तो विद इन दी मॉडल क्लास जब आप देखोगे तो पहाड़ी की चोटी थोड़ी सी इस तरफ शिफ्ट है, क्योंकि ये 9 है, ये 3 है, इससे दूर है। तो जो मॉडल क्लास का मीडियल जो मिडल है उससे इस तरफ होगी, मिडल से पहले, क्लोजर टू द अपर बाउंड्री, क्लोजर टू द लोअर बाउंड्री। आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपको ये लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं कराता, ये बिल्कुल अपने सिलेबस के अंदर की अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मैंने आपको मोड की अंडरस्टैंडिंग बता रखी है पहले, तो मैं हर मॉक में सब कुछ तो नहीं बता सकता। सारे मॉक देखोगे तो धीरे धीरे आपके काफ़ी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहाड़ी वाली अंडरस्टैंडिंग मैंने बता रखी है। आगे बढ़ जाऊँ, एक बार ये देख लो भाई, ये टेक्स्ट सॉल्यूशन मैंने देख ही रहा, अब दिख गया होगा ना। अब देखते हैं, तो टेक्स्ट सॉल्यूशन से आपको क्लियर हो ही गया होगा। बस मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ क्या, कि रैंडमली ये नहीं है कि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इसको 2 गुणा करके जोड़ रहा हूँ। वो क्या होता है, मान लो उसने बोला है सोल्व फॉर वाई, तो मैं पहले ये देख रहा हूँ एक एक करके वेरिएबल एलिमिनेट करने। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि यार कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करूँ। तो जैसे जो एलिमिनेट करना ईजी है, देखो वाई को तो मैं करूँगा नहीं, वाई की तो वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि जेड को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मैं तीसरी इक्वेशन को 2 गुणा करूँगा तो ये -2z, ये +2z, तो इसको 2 गुणा करके जोड़ दूँ। तो ये रैंडमली नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे इक्वेशन नहीं लिखनी 1 2 3, बट आप समझ रहे हो हम लॉजिकल चल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दूं तो z खत्म हो जाएगा। तो मैंने 2 इक्वेशन बना ली जिनमें मैंने z खत्म कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे y निकालना है, तो फिर मैं अब x को एलिमिनेट कर लूंगा, कुछ ऐसा मैं स्टेप ले लूंगा। ठीक है,
ऐसे हमेशा चलना है इन क्वेश्चन। लेट मी सी, एक बार मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि टाइम कितना हुआ। 20 मिनट पे ठीक है, ठीक, पॉप अप करेंगे, थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश। बाकी आप लोग स्पीड को डबल कर सकते हो, तो जितनी देर की वीडियो बनेगी उससे आधे में आप देख जाओगे। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और एक और चीज़ यार, ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ थी। चलो ठीक है, मार्क एंड स्किप और वो सारी चीज़ें तो मैंने यहाँ पर आपको बताई ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी वाला वो डालना मैं भूल गया। एक बार अब कर लेते हैं स्टार्टिंग से। जैसे ये क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर सकते थे, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, फॉर्मूला है आपको करने के एबल होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, फर्स्ट राउंड में करने के एबल होने चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट ट्रिग्नोमेट्री से और इस फॉर्मूले से किसी को डर लगे तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन अगर आपको परसेंटेज से ये लग रहा है कि भैया ज़्यादा परसेंटेज इससे डील करना पड़ेगा, बाद में कर लूँ, कर सकते थे मार्क एंड रिव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी स्किप करके आगे बढ़ सकते थे, अगर आपको कंसेप्चुअल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सोच साच के फिर इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट राउंड में करने के एबल होने चाहिए, या फिर मार्क एंड रिव्यू करके बाद में शांति। ठीक है, अब ये देखते हैं। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ he had bought it at 20% less and sold it for rupees 120 less, he would have made the exact same amount of profit। ये बोल रहे हैं, पहले तो सीधा छोटे मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वो ये बोल रहा है अगर वो 20% कम में खरीदता और 120 रुपये कम में बेचता, पहले जितने का खरीदा, पहले वो 25% फ़ायदा कमा रहा था नॉर्मली, अगर वो 20% कम रुपए में खरीदता और 120 रुपये कम में बेचता, ठीक है, he would have made the exact same amount of profit। उसको एग्जैक्ट सेम, परसेंटेज में नहीं, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन रुपीज, यानी कि पहले कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पहले जितना ज़्यादा था आज भी उतना ही ज़्यादा है। सही है भैया, आपको 100 रुपये का फ़ायदा कब होएगा? जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 100 रुपये का गैप हो। तो पहले अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 100 रुपये का गैप था तो आज भी उतना ही गैप है। ये यही बोल रहा है, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। पहले जितना गैप था रुपयों में, परसेंटेज में हो सकता है बदल जाए, आज भी उतना ही है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसने सेलिंग प्राइस को पहले के कंपैरिजन में 120 रुपये कम किया, 120 रुपये कम में उसने बेचा है। तो अगर सेलिंग प्राइस को 120 रुपये उसने कम कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस को भी 120 रुपये कम कर दिया होगा ना भाई। सेलिंग प्राइस जितना पीछे आया, कॉस्ट प्राइस भी उतना ही पीछे जाएगा, ताकि इनके बीच में रुपीज़ के अंदर देखा जाए तो सेम गैप रहे। तो हालांकि उसने कॉस्ट प्राइस को 20% कम किया है, लेकिन रुपीज़ में देखा जाए तो 120 रुपये कम किया है। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस का 20% इज 120 रुपये, 20% इज 120 रुपये। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस का 20% इज 120 रुपये, तो 100% निकालना है तो 5 गुना करना पड़ेगा। इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 600। दिस इज योर आंसर। अब मान लो इस तरीके से आप ना सोच पाओ कि यार नहीं, ईजी है, क्लियरली आप सोच सकते हो, बट ना भी सोच पाओ तो हम कैसे करेंगे। देखो जी, देखो अपना तरीका नंबर 1 हो गया, तरीका नंबर 2, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो बाद में 20% कम में खरीदा, 120 कम में, और एग्जैक्टली रुपए में सेम। तो एक सिचुएशन सी बन रही है, मैं एग्जैक्टली सेम सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा हूँ रेशियोज में। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया पहले जो कॉस्ट प्राइस था वो 4x था, सेलिंग प्राइस 5x था। क्यों? 25% प्रॉफिट हो रहा था ना भाई। ठीक है, ये 100 है तो 125 है, 2500 के 100, 25 5 ठीक। तो अब वो कितने में बेच रहा है, अब वो बेच रहा है 5x माइनस 120। और इफ़ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर 20% कम में खरीदा होता तो मैं इसका 20% कम कर लेता हूँ। इसका 20% कम कितना हो गया, इसका 80% मान लो, यानी कि इसका 0.8 टाइम्स, 4 8 32, यानी कि 3.2x। अगर ये इजीली कैलकुलेशन नहीं होता
तो 20% यानी कि मैं 5 गुना कर लेता दोनों को, 1/5 करने में आसानी है। अब नया कॉस्ट प्राइस है ये, नया सेलिंग प्राइस है ये। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो गैप है ये उतना ही है अब भी जितना पहले था। तो पहले कितना गैप था भाई? पहले गैप था 5x माइनस 4x, सिर्फ x का। तो पहले गैप था x का, दैट इज इक्वल टू, और अब कितने आ गैप है? इसे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, 5x माइनस 120 माइनस में 3.2x, 5 में से 3.2 गया, 1.8x माइनस 1। इट इम्प्लाइज दैट ये x उधर जाएगा, 0.8x इक्वल टू 120, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी। इससे ये जाएगा 15 पर, और ये एक जीरो ऊपर जाएगा। पॉइंट का मतलब है नीचे जीरो है, 150, और हमें निकालनी है 4x की वैल्यू जो कि होगी 600। ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में आप स्किप करोगे तो बढ़िया रहेगा। क्यों सर, क्या ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं नहीं भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये टाइम ले लेगा, क्योंकि हमें ये सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर किसी ने स्किप कर लिया तो उसने टाइम बचाया होएगा। टाइम ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में, उसको बाद में हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर हमारा दिल करेगा, उस दिन जैसा एग्ज़ाम आया होगा उसके हिसाब से। तो अगर आप ये सारे मॉक टेस्ट दोगे, मेरी बातें फॉलो करोगे, उस दिन जैसा भी एग्ज़ाम आए आप पक्का परफॉर्म करके आओगे। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आप एक स्किल डेवलप करके लेके गए हो। अगर आप सिलेबस पूरा नहीं करके गए, प्रैक्टिस नहीं करके गए, तो ना मैं और ना कोई आपको सिलेक्ट करा सकता। ठीक है, लेकिन आपने ये काम कर लिए, तो उसके बाद एग्ज़ाम कैसा भी आए उसे हम अच्छे से कर पाएँ, वही है अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। और वो एक बार बताने से ठीक नहीं होएगी, आपको मेरे साथ इतने मॉक्स में मुझे फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? टाइम को बचाने की कला सीख रहे हैं, ताकि थोड़ा मोटा उस दिन वेस्ट भी कर दें तो भी हम इतने अच्छे से सीख लें कि हम बाकी बच्चों से आगे हों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो प्लीज़ इन मॉक्स को मिस मत करना। अगर आप इन सारे मॉक्स को देख रहे हो तो पहले ही एक बात बता दूं, आप ऑलरेडी बहुत सारी जनता से आगे हो। देखो, फ्री कंटेंट है, टॉप नॉच कंटेंट है, फिर भी सारे लोग नहीं देख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप देखो, आप सिलेक्शन लो, सिंपल। जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक, बढ़िया भाई। ये क्लियर है भाई? ये इजी है, वैल्यू पुट कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन का इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ ये बताने के लिए लिया है कि यहाँ पर कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया पहले डिवीज़न सोल्व करूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं 15 को 2 से डिवाइड कर दूँ। नहीं, ये जो अपनी विनिकुलम है, ये वो जो ऊपर बार लगी हुई है, ये एक ब्रैकेट का काम करती है, ये पहले सोल्व होगी। और एक और बात बता दूँ, मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है -20 -15, और इस माइनस के ऊपर बार है, यानी कि इसका उत्तर है -35। और अगर 20 -15 और बार सिर्फ 20 -15 के ऊपर है, तो पहले 20 -15 सोल्व हो गया, इसका उत्तर है -5। ठीक है, बार के नीचे जो जो भी आ गया सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। चलिए जी, अब तो सिंपल ही है और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो 20 -15 5। अब इसका जब एक बार 5 बन गया, अब आपको पता है कि पहले क्या सोल्व करना है। पहले भैया डिवीजन सोल्व होता है। तो ये देखो 50 माइनस में, आगे पहले तो इसी ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 गुणा 1/2। डिवीजन के बाद जो भी लिखा है, अब कई बच्चों को इसमें भी डाउट होएगा कि अब इस वाले डिवीजन का क्या करूँ। सिंपल सी बात है, डिवीजन को गुणा में कन्वर्ट करके उसके आगे जो भी लिखा है उसको उल्टा करके लिख दो, 1/5 ऐसे, बस। अब ये गुणा बन गया, अब आपको टेंशन नहीं लेनी। अब इधर भी एक 10 है, हालांकि ये वाला गुणा सोल्व होने से पहले डिवीजन सोल्व होता है ना। तो ये यहाँ पर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब 5 दूनी 10 से 10 गया, तो इसके अंदर से सिर्फ 5 निकल रहा है। तो 50 माइनस 5 45 इस। ठीक है भाई, तो क्या ये मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं, बट इसमें भी मतलब आधी जनता क्या करेगी, गलत उत्तर लगा देगी, 2 बार सोल्व करेगी जल्दबाजी में करने के कारण। तो इन्हीं चीज़ों की हमने प्रैक्टिस करनी है। टाइम कहाँ पर देना है, ऐसे क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक कर दो, शांति से चलो। ठीक है, इन द लॉन्ग रन आपका टाइम बचे। एक ऐसे क्वेश्चन में बेवजह गैर गलत टाइम पर टाइम खपाने के बजाय, जो कि पहले हम कर रहे थे।
ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे, ये क्वेश्चन ठीक है कर सकते थे आप, या मार्क एंड रिव्यू कर लो, अदरवाइज ये करने के लायक आप होने चाहिए। एलजेब्रा में और ट्रिग्नो में मैंने आपको क्या बता रखा है, एलजेब्रा और ट्रिगो के अंदर भाई साहब सीधी बात है, आप देखो कि क्या ये मुझे आता है या कोई पैटर्न है जो मैंने सीख रखा है, नहीं तो उसके बाद देखो क्या वैल्यू पुटिंग लगा लूँगा, और ये काम करने में 5-10 सेकंड तो लगेंगे ना, हाँ लगेंगे भाई, तो यही करने तो गए पेपर में। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन भी कर ही लोगे इजीली फर्स्ट राउंड में, ये क्वेश्चन भी शांति से फर्स्ट राउंड में कर ही लो। जी हाँ, अब ये देखो टेक्स्ट सॉल्यूशन से आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो, नज़र मार लो। मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि कई बार इस तरीके का टाइम देता है कि 74 डेज आते हैं, बट एग्जामिनर को मैंने बार बार ये करते हुए देख लिया, बिकॉज 73 जो है ना वो 365 का 1/5 है, तो बार बार 73 डेज देता है, तो एक आधी जगह 72 या 74 डेज भी हों तो उनको 73 मान के, यानी कि कुल मिला के पूरे साल का 1/5 मान के एक बार ये देख लेना ऑप्शन में उत्तर है कि नहीं, वो मिलता है। वो 73 डेज देने के चक्कर में एक बार मतलब 72 या 74 दिन भी कई बार सेट कर देता है पेपर क्रिएट करने वाला, बट उसका मोटिव ये होता है इतने दिन क्रिएट कर। ठीक है भाई, क्लियर है, ताकि पूरे साल का जो ब्याज है, पूरे साल का ब्याज कितना होगा 6%, 1% है 50, 50 इंटू 6, बस टाइम पूरे साल का 1/5 है, तो उसका 1/5 आपका ब्याज बना। ठीक है, आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखो भाई, एग्जैक्टली आया हुआ क्वेश्चन। एक और चीज, लेट मी चेक वन, तो यानी कि यहाँ पर मैंने वो चीज़ नहीं लगाई, तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कौन से साल में आया। चलो ठीक, क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, आपको बताइए। कई मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन यूज़ करता हूँ मॉक में PYQ, जिनकी रकम उसने इंटरेस्टिंग दी, यूज़ करने लायक थी, जिसमें मैं कुछ आपको सिखा सकूँ। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018, 2016 से 2018 तक बढ़ के 50,000 हो, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, और अगले 3 साल तक सेम ट्रेंड रहा, 6% पर एनम बढ़ी। इफ ए इज द पॉपुलेशन इन 2016 एंड बी इज द पॉपुलेशन इज 2020, तो 2016 में जो पॉपुलेशन थी वो थी ए, और 2020 में जो पॉपुलेशन थी वो थी बी, और 2018 में ये भाई बोल रहा है कि पॉपुलेशन थी 50। ठीक, बोथ आर अप्रोक्सीमेटेड टू नेक्स्ट पॉसिबल इंटीजर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। ये बोल रहा है बी निकाल दो, ए निकाल दो, और बी माइनस ए का गैप दे दो मुझे। ठीक, तो सबसे सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, मुझे ये पता है कि हर साल 6% बढ़ रही है, तो इससे 6% ज़्यादा, इससे 6% ज़्यादा, 2 बार 6% इंक्रीज करूँगा, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू जो ए है, ए को 2 बार 6% इंक्रीज करूँगा तो 50,000 तक पहुँच जाऊँगा, ऐसे ही 50,000 को 2 बार 6% इंक्रीज करूँगा तो मैं बी तक पहुँच जाऊँ। आप बोलोगे जी हाँ सर, सिंपल। तो ये वाला रास्ता तो आसान है, बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी जीरो हैं, इसको आप कर सकते हो। 53/50, 6% यानी कि 106/100, तो 53/50 गुणा 53/50, ये बहुत ईजिली हो भी जाएगा। 50 से 50 गया, 50 से 2 पर गया, ये 53 का स्क्वायर क्या हो गया, 50 से 3 ज़्यादा है तो 0 ना, और 25 में 3 जोड़े 28, तो ये 5618 और एक 0। क्लियर है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 6% बढ़ाया, 6% बढ़ाया, तो 6 और 6 12.6 इंटू 6/100, 12.36%। तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे 500, तो 500 गुणा 12.36, 2 जीरो से 2 के बाद पॉइंट हट जाएगा, 5 गुणा 1236 करोगे तो यही आ जाएगा 6180। नेट मैंने देख लिया ना कितने परसेंट बढ़ा। तो भैया ये कैलकुलेट करना तो ईजी है, बट यहाँ पर आप देखोगे कि जब ए को 53/50 करेंगे, 53/50 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 50,000। अब ए की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में 50/53, 50/53 करोगे तो वो कैलकुलेशन अननेसेसरी लेंदी हो रही है। ऐसे टाइम पर आपने दिमाग लगाना है। देखो कुल मिलाकर ए जो है
वो 50,000 से छोटी वैल्यू है? आप बोलोगे जी हाँ सर छोटी वैल्यू है, क्योंकि उसको 2 बार 6% बढ़ा के ये आया है। तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगा है वो लगा है 50,000 के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटी वैल्यू के ऊपर। तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो इंक्रीमेंट लगा है वो 6180 है, तो यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई होगी वो 6180 से कम हुई होगी, क्योंकि ये वैल्यू कम है। इसके ऊपर 6% बढ़ के एक नई वैल्यू आई, वो भी कम होगी 50,000 से, क्योंकि वो बढ़ के 50,000 हुई है। तो अगर मैं इस गैप को भी, कुल मिला के बी और ए का गैप पूछ रहा है ना, तो ये गैप तो मुझे पता है 6180 है, इस गैप को भी अगर मैं 6180 मान लूँ तो देखो 12,360, तो कुल मिलाकर 12,360 से छोटा उत्तर होना चाहिए, आंसर इस ऑप्शन। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, एग्जाम में आया हुआ। तो जस्ट ये दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ये करो, आप फर्स्ट राउंड में ही करने की सोचो, एक तो थोड़ी देर में आपको आइडिया आ जाएगा कि भैया मुझे नहीं करना चाहिए फर्स्ट राउंड में। फिर आप मार्क एंड रिव्यू करोगे, क्यों? क्योंकि भैया क्वेश्चन तो ईजी है, परसेंटेज का ही खेल है, तो मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगे, जब आपको पता लग रहा है कि ईजी कैलकुलेशन से नहीं हो रहा है, थोड़ा सा शांति से सोच के देखो कि मैं कैसे करूँ, और शांति से सोचने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। या फिर एट द मैक्स क्या करो, जब आपको लग रहा कि भाई ये तो मुझसे तो नहीं होएगा, तो उस वक्त के लिए इसे स्किप करके भाई ये एक्सेप्ट करके कि नहीं होएगा और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली अगर राइट अप्रोच नहीं पकड़ में आई तो नहीं होएगा, तो एटलीस्ट स्किप करके एल्जेब्रा है, या तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करोगे, पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं होगा तो वैल्यू पुटिंग का तो इसमें कोई सवाल है नहीं, ठीक है, ऑलरेडी वैल्यूज हैं। तो देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, नहीं है तो स्किप करके मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ बाद में, ठीक है भाई। क्लियर है? अब मैं बता दूं, चलिए जी। देखो यहाँ पर कैच क्या है, यहाँ पर ये है कि 0.25 जो है ये जानबूझ के यहाँ पर देखो, फिर आपको शायद मैं हिंट दूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। ये क्या है, अगर मैं 0.75 को ए मान लूँ और 1 को मैं बी मान लूँ, तो ये है ए स्क्वायर, प्लस में ए, प्लस में 1 है, ये है बी स्क्वायर, और यहाँ पर है ए बी। ऐसा कई बार होता है कि भैया ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा बहुत बार होता है कि वो ए की जगह कुछ वैल्यू रख देता है कुछ भी, और बी की जगह 1 रख देता है। तो उससे होता है क्या है, ए की जगह तो वो वैल्यू आ जाती है, और बी की जगह 1 रखने पे सिर्फ वही वैल्यू आ जाती है, एंड में 1 आ जाती है। एक तो वो पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है जी। तो जब आपके पास ये पैटर्न बन गया है, ये पैटर्न बन गया है, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इसको ज़रूरत है भैया ए माइनस बी की, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाए, ठीक है। तो अब क्या करो, अगर आपको ये पकड़ में आ गया तो आप ऊपर नीचे ए माइनस बी से गुणा कर दो इसको। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी ऐसे है, 0.75 का क्यूब बटे में 0.25, प्लस में ये जो भी मामला चल रहा है इसको आप ए माइनस बी से गुणा करोगे, ठीक है, ऊपर नीचे, ऊपर भी ए माइनस बी से, नीचे भी ए माइनस बी से गुणा करोगे। ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है? और एक और बात, ए को मैंने मान लिया है जी 0.75 और बी को मैंने मान लिया है 1, और यहाँ पर इसने दिया है 0.25, तो आप इनको स्विच भी कर सकते हो ऐसे, वो भी सेम ही बात होगी ना। यहाँ पर ए स्क्वायर लिख लो, यहाँ पर बी स्क्वायर लिख लो, अपनी नीड के हिसाब से कर लेंगे ताकि हमें माइनस से डील ना करना पड़े, उत्तर हर एक तरीके से सेम ही आएगा, ठीक है जी। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको ऐसे करते, अपने पास ये ऐसे है 0.75 0.25 प्लस में ये एक चीज़ लगी हुई है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर, इसको आप ऐसे अज्यूम करो कि, 1 मिनट रुकोगे। हाँ भाई, तो चैनल हैक हो गया था, मैंने वो भी डाला था, क्या बोलते हैं, शॉर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब ये वीडियो मैं बना रहा था सुबह, अब ये वाला पोर्शन इसका रिकॉर्ड हो रहा है शाम को, ठीक है। तो लाइटनिंग भी थोड़ी चेंज करनी पड़ी मेरे को, तो भी हम स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ जी, यहाँ पर थे हम, है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, इस 0.25 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.75,
ये नीचे है 1 माइनस 0.75 और प्लस में इधर ये चीज़ है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो जब ये उधर जाकर गुना होएगा, जब आप आगे लिखोगे तो नीचे रहेगा 1 माइनस 0.75, इधर रहेगा 0.75 का क्यूब प्लस में, जब ये ऊपर जाकर गुना होगा बिकॉज हमने ये एलसीएम लिया है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि ये दोनों मिलकर बना लेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो जब ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 0.75 का क्यूब प्लस में a की जगह है 1, तो 1 क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75, 0.75 क्यूब से 0.75 क्यूब गया, सो ये हो गया 1 बाई नीचे 0.25, यानी कि 1/4, 4। तो 4 मार्क नहीं करना, क्यों? क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है ना, जो मैंने मिस कर दिया था, बार बार थोड़ी लिखेंगे। तो अंडर रूट 4 विल गिव अस ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ये 4 मैंने जानबूझ के दिया ऑप्शन में, मेरे को एक क्वेश्चन मिला था ये 4 नहीं था, तो समझ रहे हो? ऐसे एग्जामिनर को पता रहता है आप कहाँ पे फंसोगे। आगे बढ़ रहे हैं। The area of an equilateral triangle is 1/4 of the area of the square. The ratio of height of the triangle, ट्रायंगल की हाइट का और स्क्वायर की एज का। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है √3/4 a²। अगर हाइट के टर्म में h²/√3 भी होता है। अगर किसी को याद है तो आपके कुछ स्टेप बच जाएंगे, डायरेक्टली आप ऐसे इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी हाइट का रिलेशन पूछ रहा है। और ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि भाई ये भी याद कर लो, काम आए। होपफुली आपने याद किया होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया h²/√3। ठीक है जी। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1/4। तो स्क्वायर का एरिया है, मान लो साइड मान ली a², ये a² का 1/4 कर लेते हैं कैलकुलेट। तो अगर आप स्क्वायर रूट करोगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर ऑलरेडी हाफ है, तो 3 की पावर 1/4 आ जाएगी, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करें, 4 का स्क्वायर रूट, तो ऑप्शन बी। तो ये इक्वेशन डुएबल है। और हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा आपने शांति से अटेम्प्ट करना है। और 1 मिनट रुकना है यार। हाँ ठीक है, हमेशा आपने शांति से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो तो उसके बाद आपने टाइम देखना है कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर आपने ज़्यादा टाइम दिया है। अभी अपनी ऐप के अंदर ये फीचर भी आ गया है कि आप कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम दे रहे हो। धीरे धीरे वहाँ पर मैं सारी इम्प्रूवमेंट्स करवा दूँगा, और जहाँ तक मेरी क्षमता रहेगी मॉक टेस्ट वाली चीज़ मैं आपको लगातार फ्री देता रहूँ। ठीक है, उससे रुपए कमाने का मेरा कोई मकसद नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पेड में देकर भी बच्चे को सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं। वो नॉलेज के बाद मॉक टेस्ट या अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी नहीं सिखाई जाती है। ठीक है, तो मैं ये काम वैसे ही करना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ के कारण कोई मार ना खाए। कोई अपना पुराना स्टूडेंट है, वो रुपए के चक्कर में ये ना सोचे कि भाई मॉक टेस्ट लूँ ना लूँ, एटलीस्ट ये काम मैं आपको दे। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 80 इवन नंबर्स? तो पहले 80 इवन नंबर्स की, तो देखो भाई ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं तीनों फार्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। ये तो आपको पता ही है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो यहीं पर जब इवन नंबर आते हैं तो 2 + 4 + 6, तो ये एग्जैक्टली इनके डबल होते हैं। देखो 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, n की जगह 2n, है ना। तो सिंपली अगर आप 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बच जाएगा, 1 2 3 वही, तो 2 कॉमन ले लोगे, n इंटू n प्लस 1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n इंटू n प्लस 1 है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का डबल है, क्योंकि पहले n नेचुरल नंबर लोगे तो उनसे डबल है पहले n इवन नंबर, तो एग्जैक्टली उसका डबल है। तो ये फॉर्मूला रटने की नीड नहीं है, ये आप ऑन द स्पॉट भी थोड़ा सा सोच सकते हो। अब ऑड नंबर का बता दूँ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, पहले एक ऑड नंबर का सम क्या है, 1। पहले 2 ऑड नंबर का सम क्या है, 4। पहले 3 ऑड नंबर का, 1 3 और 5, सम क्या है, 9। तो आपने एक पैटर्न देखा, पहले एक ऑड नंबर का 1 का स्क्वायर, पहले 2 ऑड नंबर का 2 का स्क्वायर, पहले 3 ऑड नंबर का 3 का स्क्वायर।
तो पहले n ओड नंबर का जो सम होएगा दैट विल बी n का सम। और भी तरीके हैं इनको रटने के, ये मेरे को बेस्ट लगता है ऐसे देखना। तो सबसे पहले तो सम ऑफ n इवन नंबर्स, तो वो हो जाएगा 80 इंटू 81 n इंटू n प्लस 1। इनकी एवरेज निकालनी है। तो भैया 80 नंबर हैं तो एवरेज क्या होगी, सम ऑफ 80 नंबर्स डिवाइडेड बाई 80 81। आपको ये रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज n नहीं है नीट। आगे बढ़ो। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है और उसके अंदर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मांग रहा है, तो यू ऑलवेज स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी बच्चे जो हैं उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाए हैं, और एग्जैक्ट हम प्रोबेबिलिटी को कंटेन भी नहीं कर पाए हैं। कंटेन कर पाने का क्या मतलब है, 2022 में उसने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बोला है कि आएगी सीजीएल के अंदर। अभी 5-7 साल मिनिमम लगते हैं ये समझने में कि ये जो एग्जामिनर है इसकी सोच कहाँ तक है, ये कहाँ तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करना चाहिए, है ना। भाई कोई भी टीचर ज्योतिषी तो है नहीं, मैं फ्रेंकली आपको बताऊं तो हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ डाटा तो चाहिए ना, है ना। तो धीरे धीरे वो चीज़ें कंटेन होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करो, स्किप करो, बाद में आराम से सोच, बाकी मैं भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या सर, इसका मतलब आपने स्किप के लिए बोला तो क्वेश्चन मुश्किल है? नहीं, आप कर सकते हो, करवा रखा आप। ए बैग कंटेन 4 ब्लैक बॉल्स एंड 3, और ये जो नीचे फॉन्ट साइज वगैरह ये मैंने खुद के लिए लिख रखा है, ये मैं चाह नहीं रहा था ये चीज़ें आपको दिखें, बट कुछ नए सेटअप में कर रहा हूँ, ये छुपा नहीं पाया। ए बैग कंटेन्स 4 ब्लैक बॉल 3 वाइट बॉल्स। ए गेम इज प्लेड बाय ड्रॉइंग 2 बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल निकाले और रिप्लेसमेंट नहीं किया, इसका मतलब क्या है, एक बॉल निकाल ली, एक बॉल कम है अभी थैले में, उसको वापस से रखा नहीं गया, फिर एक और बॉल निकाल, ठीक है। इफ़ द ड्रॉन बॉल्स आर डिफरेंट कलर्स द गेम स्टॉप। तो 2 बॉल निकाल रहे हैं, अगर वो डिफरेंट रंग की हुई, एक ब्लैक हुई एक वाइट हुई, तो गेम स्टॉप हो गया, ठीक है। इफ़ दे आर ऑफ सेम कलर, अगर वो सेम कलर की निकली, दोनों वाइट या दोनों ब्लैक निकलाई, बोथ द बॉल्स आर पुट बैक इनटू द बैग। दोबारा से बॉल्स को बैग में रखना है, अलोंग विद एन एडिशनल वाइट बॉल। वो 2 बॉल तो रखनी ही रखनी है, एक वाइट बॉल भी रख देनी है वहाँ पर फिर, ठीक है जी। ए सेकेंड ड्रॉ ऑफ 2 बॉल्स इज देन मेड। फिर आगे क्या करना है, फिर से 2 बॉल निकालनी, फिर वो डिफरेंट कलर की आई तो गेम स्टॉप हो जाएगा। अगर वो सेम कलर की आई, क्या बोला इसने, हाँ डिफरेंट कलर की आई तो स्टॉप हो जाएगा। सेम कलर की आई तो उन दोनों बॉल को रख देंगे और एक और वाइट बॉल रख देंगे, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है जी, ऐसे लगातार चलता रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि द गेम डज नॉट स्टॉप ऑन द फर्स्ट ड्रॉ बट डज स्टॉप ऑन द सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट ड्रॉ पर तो स्टॉप ना हो, तो फर्स्ट ड्रॉ पर स्टॉप ना हो, तो यानी कि फर्स्ट ड्रॉ जब हमने किया तो एक ऐसी कंडीशन हुई कि गेम स्टॉप ना हो। तो गेम स्टॉप ना होने की कंडीशन क्या है कि इफ द ड्रोन बॉल्स आर डिफरेंट कलर देन द गेम स्टॉप, तो बॉल डिफरेंट कलर की निकलती हैं तो ही गेम रुकता है। तो यानी कि यहाँ पर तो बॉल सेम कलर की निकली होंगी, फिर बॉल स्टॉप नहीं हुआ ना गेम, सेम कलर की निकली होंगी, और सेकंड ड्रॉ पर गेम स्टॉप हो गया, लेकिन सेकंड ड्रॉ पर बॉल डिफरेंट कलर की निकली हो। तो ये दोनों काम किए होंगे, फर्स्ट ड्रॉ हमने किया सेम कलर की बॉल निकली, फिर सेकंड ड्रॉ किया फिर डिफरेंट कलर की बॉल निकली, और फिर गेम स्टॉप हो गया। तो पहला काम भी हुआ होगा एंड दूसरा काम भी हुआ होगा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके करें फिर। अब देखो, जब आपने फर्स्ट ड्रॉ किया तो बैग के अंदर 4 ब्लैक बॉल थी और 3 वाइट बॉल थी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 बॉल निकालो और वो सेम कलर की निकलें, या तो दोनों ब्लैक में से आएंगी 4C2 इन 4 में से, या दोनों वाइट में से। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हैं 2 सेम कलर की बॉल निकालने की। प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये फेवरेबल आउटकम है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज 2 बॉल निकालने के। तो 4 और 3 7, 7 में से 2 बॉल निकालने के वेज हैं 7C2। ये आ गई, दोनों सेम बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब बॉल सेम निकली तो गेम स्टॉप नहीं हुआ, और हमने क्या किया, बॉल सेम निकली तो एक एडिशनल वाइट बॉल हमने डाली, यानी कि जब हमने सेकंड ड्रॉ किया तो 4 तो ब्लैक बॉल थी और 4 वाइट बॉल थी अपने पास। अब ये सेकंड ड्रॉ होएगा, क्या प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट बॉल निकले,
यानी कि एक ब्लैक में से निकले एक वाइट में से। 4C1 इंटू 4C1, एक बॉल इन चार में से, एक इन चार में से, इतने टोटल वेज में डिफरेंट बॉल निकल सकती हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें बॉल दो बॉल निकल सकती हैं। 4 और 4 8, 8 बॉल में से 2 बॉल छाटने के इतने। ये प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट ड्रॉ की, ये प्रोबेबिलिटी है सेकंड ड्रॉ की, दोनों काम हुए हैं तो गुणा हो जाएगा, दैट्स इट। करें फिर। देखो 4C2 है, ये आपको सोल्व करना आना चाहिए भाई, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3C2 तो 3, ठीक है, तो 6 और 3 9, डिवाइडेड बाई 7C2 है ना, 7 6 42 21 गुणा में, ये आप सोल्व कर ही सकते हो। ये 4 और 4 ऊपर ही आ जाएगा जी 16, डिवाइडेड बाई 8C2, 8 इंटू 7/2, 7 चौके 8, 4 चौके 16, 4 7 28, 3 3 4 3 12/7, ऑप्शन। आगे बढ़ जाऊँ, ये देखो, ए हेयर इज चेस्ड बाई ए हाउंड, द हेयर टेक 5 लीप्स। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पहले से आ रहा है, आपको ये काफ़ी क्वेश्चन करवाए भी हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो तो कर लो, आपको ये लग रहा है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे। सर कितने क्वेश्चन में मार्क एंड रिव्यू करवाओगे भाई, दैट डिपेंड्स अपॉन कैसा एग्जाम आ रहा है, उसमें आपको कैसा फील हो रहा है, ठीक। एग्जाम प्लस आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने ही मार्क एंड रिव्यू, ठीक। आगे बढ़ते करते, ए हेयर इज चेस्ड बाई ए हाउंड, द हेयर टेक्स 5 लीप्स इन द सेम टाइम दैट द हाउंड टेक्स 4 लीप्स। जितने टाइम में ये खरगोश है ये 5 कदम भागता है, उतनी देर में हाउंड शिकारी कुत्ता 4 कदम भागता है, यानी खरगोश जल्दी जल्दी कदम रख रहा है, ठीक है। However, 2 leaps of the hare are equal in distance to 3 leaps of the hound। और जो खरगोश है उसके 2 कदम इक्वल हैं डिस्टेंस में, मतलब खरगोश के 2 कदम और कुत्ते के 3 कदम बराबर है, ठीक है जी। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड, जो किस स्पीड से भाग रहे हैं। तो 2 फैक्टर हैं यहाँ पर, दोनों का स्पीड पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हो गया हेयर और यहाँ पर हो गया हाउंड, ठीक। पहले फैक्टर को देख रहा हूँ, कॉमन सेंस यहाँ पर यूज़ करेंगे, कुछ रटेंगे नहीं। ये बोल रहे हैं सेम टाइम में खरगोश 5 कदम ले रहा है और जो दूसरा कुत्ता है वो 4 कदम ले रहा है। सिर्फ इस चीज़ को देखकर बताओ कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। सेम टाइम में जो ज़्यादा कदम लेगा, सर साइज को बाद में देखेंगे, सिर्फ इस चीज़ को देखो, नंबर ऑफ कदम को देखो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कदम, नंबर ऑफ स्टेप्स जिसके ज़्यादा हैं उसकी ज़्यादा स्पीड है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स देखेंगे तो, ठीक है जी। तो खरगोश 5 स्टेप ले रहा है तो उसकी स्पीड 5, हाउंड 4 स्टेप ले रहा है तो उसकी, इस फैक्टर के कारण इनकी स्पीड का ये रेशियो। अब अगले फैक्टर को देखेंगे, अब है हाउएवर 2 लीप्स, खरगोश के 2 कदम कुत्ते के 3 कदम के बराबर है। मुझे बात बताओ कि इसमें फिर किसको एडवांटेज है, किसके कदम बड़े हैं, खरगोश के। अरे सिर्फ 2 कदम ले रहा है, कुत्ते को 3 लेने पड़ रहे हैं तब उसकी बराबरी कर रहा है, तो यहाँ पर 3 खरगोश के पास आएगा और 2 कुत्ते। अगर कॉमन सेंस से आप लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करो उत्तर आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करोगे, 2 स्टेप्स ऑफ खरगोश को कैसे लिख रहा हूँ, मतलब इंग्लिश में भी हेयर और हाउंड, हिंदी में भी कुत्ता और खरगोश दोनों के आ रहे हैं। 2 स्टेप्स ऑफ हेयर इज इक्वल टू, ऐसे करते हैं, 2 स्टेप्स ऑफ खरगोश, हिंदी को यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू 3 स्टेप्स ऑफ कुत्ता, ठीक है। तो खरगोश बटे में कुत्ता इज इक्वल टू 3:2, ऐसे भी आप देख सकते हो। खरगोश के हिस्से में 3 आ रहा है, कुत्ते के हिस्से में 2 आ रहा है। खरगोश के स्टेप का साइज अगर ख है, कुत्ते के स्टेप का साइज अगर कू है, तो 2 इंटू खरगोश के स्टेप का साइज इजिकल टू 3 इंटू कुत्ते के स्टेप का साइज। तो खरगोश बटे कुत्ते के स्पीड स्टेप का साइज 3/2। अगर खरगोश का स्टेप 3 मीटर का उसका छलांग है तो कुत्ते की छलांग 2 मीटर की है, तो 3:2, ठीक है। 5 3 15:8। इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। रटने की कोशिश नहीं करनी, कॉमन सेंस से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा शांति से देख लो, आप फायदे में रहोगे, टेंशन में। हो जाएगा ये तो, ये भी हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन लगातार करने के, इससे पहले वाला और ये भी
फर्स्ट राउंड में ही। ये भी बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है भाई, रिपीटेटिव है, फर्स्ट राउंड में ही करने के हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये करते हैं। आप इसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं कि भाई बाद में सोच लूँगा, अगर कंफर्टेबल है तो कर। इन ए ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई इज इक्वल टू डी एफ, point P lies on DE such that DP is equal to PF, या ये is equal to EF, यहाँ कहीं पॉइंट है, यानी कि DP, तो फिर मैं कन्फ्यूज़न को हटाता हूँ, ये पूरी साइड बराबर है ये पूरी साइड, ठीक है। DP is equal to PF equal to EF, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 ऑफ एंगल DPF, तो ये वाला एंगल हमने निकालना है, और PFE, ये वाला एंगल निकालते हैं। देखो अब मैं स्टार्ट होऊंगा यहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट होऊंगा मैं, ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से देखो, आप इन दोनों एंगल को भी एज्यूम कर सकते हो। ट्रायंगल PFE के अंदर इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले, क्यों? देखो ये अगर थीटा है या फिर ये अगर एंगल ए है, ये भी एंगल ए है, तो इनका एक्सटीरियर एंगल ये रहा, देखो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। अगर मैं इन दोनों को मानता तो फिर ये इधर 180 माइनस ए ऐसे प्रोसीड मुझे करना पड़ता। तो विद प्रैक्टिस धीरे धीरे ये चीज़ आ जाती है, प्रैक्टिस से ही। ठीक है, तो ये वाला एंगल हो गया जी 2A, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा 2A। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 4A। ट्रायंगल PEF में देख लो, तीनों एंगल का सम 180 होएगा, तो 2A 2A 4A, 180 माइनस 4A। ओके जी, अब पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल के, अच्छा पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि DF के ऑपोजिट वाला एंगल और DE के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होंगे। तो DF के ऑपोजिट है 2A, दैट शुड बी इक्वल टू DE के जो ऑपोजिट है ये 180 माइनस 4A प्लस में A, यानी कि 180 माइनस 3A। तो आप एक और तरीके से कर सकते थे, अगर DE और DF इक्वल ना होती तो तीनों एंगल का सम, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F को 180 से कंपेयर कर सकते। ये हो जाएगा भाई, 3A इधर जाएगा, 5A इज इक्वल टू 180, देयरफॉर A इज इक्वल टू 36। क्या पूछ रहा हो? DPF ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल तो मुझे पता है 72 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 में से घटाएंगे तो 108, तो 108 प्लस में PFE यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है जी, तो 180 माइनस 4A, 36 का 4 गुणा 72, 144 कितना आ गए, 8 में से 4 गए 4, 36 आ जाएगा, 8 से 14, 144 का 2/3, 48 पर जाएगा, 48 तो नहीं। इस तरीके से भी कर सकते थे, या फिर सारे एंगल्स का सम हम कर सकते, करके देखो एक बार A और A, कि भाई इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं, बनाने वाले ने अच्छे से बनाया कि A और 2A 3A प्लस में 180 माइनस 4A इक्वल टू 180, माइनस का A इक्वल टू 0, क्या है इधर 2A है, इधर मैंने A माना, ये 2A ये 2A, ये हो गया 180 माइनस 4A, ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस 3A, 180 माइनस, तो 3A माइनस 3A इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, क्वेश्चन तो कंसिस्टेंट है, यहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कई क्वेश्चन में यहाँ से सोल्व हो सकता है। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन नीडेड थी इसे सोल्व करने, आगे बढ़े। ये भी कर लोगे आप इजीली टेक्स्ट सॉल्यूशन से ही। ये भी, ये पहले वाला जो क्वेश्चन है ये भाई मतलब कि पेट आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आप इजीली कर लोगे, फर्स्ट राउंड में ही आप कर सकते हो। कभी कभी आपको लगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप होंगे, तो कर लिया करो, उसमें थोड़ा मोटा टाइम सबका लगता है। ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, ये ऐसे स्टेप्स डिटेल में लिख के क्यों बताए हैं, इसलिए बताए हैं, जस्ट इसलिए आप डायरेक्टली एग्जाम में ये लिखने वाले हो।
एक बार ये निकालने के बाद, पाई और आर दोनों सर्कुलर चीज़ें हैं, तो पाई और आर आप ऐसे बाहर लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, अब ये देखो, हमें क्यूब रूट करना है। तो आज कंसेप्ट रिवीजन के अंदर एक तो मैं ये रिवाइज करवाऊंगा। क्यूब रूट आप कैसे, इसका तो आपको याद ही होएगा, 9261 का क्यूब रूट है 21। ठीक है, अब इसको 2 बार स्क्वायर रूट करना है, तो अंडर रूट ऑफ 2401 वो हो जाएगा अपना 49, और फिर से इसका अंडर रूट मैं लूँगा, अंडर रूट ऑफ 49 वो हो जाएगा 7, तो नीचे तो है 7, गुणा में 5/77 गुणा में 56। मेरे को ये तो याद है 49 वाला, कैसे याद है बताऊँगा। ठीक है, 7 ये 21, 7 से 11 पर 7 8 56, 120/11। ठीक है, सिंपल। तो आज कंसेप्ट रिवीजन के अंदर कैसे परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करना है और साथ में कैसे क्यूब रूट करना है यही बता दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और रेसिस का कंसेप्ट भी रिवाइज करवा एक बार। ठीक है, तो बोथ विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर कवरिंग द होल सर्कल। मान लो ये सर्कल है, इसके चारों तरफ दोनों बंदे दौड़ रहे हैं, और ये दौड़ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ से मान लो इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, एक यहाँ से ऐसे गया, एक यहाँ से ऐसे गया, तो क्या है, दोनों जब आपस में मिलके पूरे सर्कल का ऐसे मिलके कवर कर लेंगे कहीं ना कहीं, वहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। तो पूरे सर्कल का डिस्टेंस जब दोनों अपनी स्पीड से मिलकर कवर कर लेंगे तो आपस में मिल जाएंगे। इजी कंसेप्ट है, आगे बढ़ जाऊँ। ये देखो भाई, ये भी इजी ही है, तो जस्ट आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो ताकि मैं अप्लाई करवा दूँ, किसी और वे से आप ना करो इसलिए करवाया। यहाँ पर आप देख रहे हो a माइनस बी, ए प्लस बी इस फॉर्म में है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। ठीक है, तो कैसे लगाओगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, एक बार दोनों का सम लिख दो, एक बार दोनों का डिफरेंस लिख दो, सिंपल। या फिर आप मन ही मन में ऐसे मान लो, क्योंकि हमें तो इस चीज़ की आदत है, ए बाई बी के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, तो ऊपर सम लिखते हैं, नीचे डिफरेंस। इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस है, अदरवाइज डिफरेंस कहीं पर भी लिख सकते हो। और इसके ऊपर अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो हमें मिलता है ए बाई बी। कब मिलता है ए बाई बी, जब हम ऊपर सम लिखें नीचे डिफरेंस लिखें। तो मन ही मन में आप इसको ऐसे देख सकते हो, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बटे में सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 4/1। ऐसे उल्टा देख सकते हो आप। तो आप ये देख लो कि अब यहाँ पर ए के लिए ए की तरह ये बिहेव कर रहा है, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो मन ही मन में लिख सकते हो सीकेंड बाई 10। अगर मैं इसको उल्टा करूँ, ये ए है ये बी है, ए बाई बी की वैल्यू होती है, ऊपर आता है सम 4 और 1 5, और नीचे आता है 4 माइनस 1 3, तो सीकेंड बाई 10 इज 5/3। तो इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ, 1/cos गुणा में सीकेंड होता है साइन बाई कोस, है ना। ये आ गया 5/3। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 1/sin है, तो यानी कि नीचे परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा भाई साहब, बेस हो जाएगा हाइपोटेन्यूज 5 है तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है 4। एक तो आप ये कर सकते हो, अब यहाँ पर उसने कुछ भी पूछा हो तो आपको ट्रायंगल पता है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों पता है, आप वहाँ पर पुट कर सकते हो। या फिर ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने ऐसा फ्रेम किया है, यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मेट है, ताकि फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बार लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकाल लूँगा साइन बाई 10 स्क्वायर में निकालना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसके ऊपर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूँगा। तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी बाई एच 5/3, और टेन थीटा पी बाई बी, तो 3/4 नीचे लिखूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16×5 = 80/27। अब अगर इसके ऊपर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा साइन प्लस 10 स्क्वायर बटे में साइन माइनस 10 स्क्वायर, TND लगा रहा हूँ, तो राइट साइड पे ऊपर तो आ जाएगा सम, ये हो गया 107 बटे में नीचे डिफरेंस कितना हो गया भाई 53। बट उसको इसका उल्टा चाहिए, तो 53/107 मैंने गलत कर दिया क्या यार, यहाँ क्या गलत कर दिया, ई बाई बी। मैं एक बार वीडियो को पॉज करके सोच लूँ, मैंने मतलब ऐसे ही सोच ले, मैं नहीं चाह रहा आपका टाइम वेस्ट होना। हाँ भाई, ज़्यादा बड़ी चीज़
तो साइन थीटा पी बाई एच है, तो पी बाई एच तो 3/5 होना था। 3 तो 16/15, ऊपर 16 और 15 31, 16 माइनस 15 1/31, इसका उल्टा उत्तर हो, क्योंकि मैंने प्लस वाला ऊपर रखा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। चलो जी। राहुल एंड निशा आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 5 years. Rahul's father Suresh is 3 times as old as Rahul and Nisha is twice as old as her sister. तो कुल मिला के इक्वेशन बनानी पड़ेंगे। तो राहुल और निशा हो गए भाई, इनकी एज के बीच में डिफरेंस 5 साल का है। राहुल का फादर सुरेश है, वो 3 गुना है, तो पहले इस रिलेशन को बना लूँ। तो राहुल की उम्र x है, तो राहुल का फादर सुरेश 3x हो जाएगा। एंड निशा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर परी, तो परी की उम्र अगर y है तो निशा की 2y है। ठीक है, और एज ऑफ सुरेश एंड परी डिफर बाई 45, तो सुरेश और परी की उम्र में 45 का फर्क है, तो ऑफकोर्स सुरेश बड़ा होएगा परी से। क्यों? क्योंकि देखो राहुल से बड़ा है सुरेश और परी इस निशा से छोटी है, इसकी छोटी बहन है। तो सुरेश माइनस परी की उम्र इज इक्वल टू 45। इफ निशा इज ओल्डर देन राहुल, निशा राहुल से ओल्डर है। निशा और राहुल में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा बड़ा है, ये उसने बता दिया है। तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 5, इनमें 5 साल का गैप उसने बताया था। एक्स और वाई में 2 इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड परी। सुरेश और परी की प्रेजेंट एजेस, लेट्स डू। 3x प्लस वाई मुझे नहीं करते हैं जी, तो कोई और काम कर सकता था मैं, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या निकालना है मुझे, एक्स या वाई में से कोई भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, तो पहले वाली इक्वेशन है, मैं 2 गुना करूँगा, तो इसमें -2y हो जाएगा, नीचे वाले में 2y है, और जोड़ देते हैं तो y खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मन ही मन में देखो, इसको 2 गुना करूँगा तो 3 दूनी 6x माइनस 1x, तो 5x इज इक्वल टू, वाई तो खत्म हो ही जाएगा ऐसा करने से। 45 दूनी 90 और 5 95, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 19 आ गई। ठीक है, बस ये 19 हो गया, ये 19 30 57 हो गया, और उसने क्या पूछा है, एक्स की वैल्यू 19 है, तो 19 30 57, 57 में से कितना घटाऊं कि 45 आ जाए, तो ये हो जाएगा जी 12। वाई की वैल्यू 12 हो गई, और ये 24, सब कुछ हमें पता लग गया। इफ निशा इज ओल्डर देन, फाइंड द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सुरेश एंड परी, तो सुरेश और परी की उम्र का सम इज 69, दैट इज ऑप्शन। एक और तरीका सोचा था जब क्वेश्चन दिया तब, लेट मी थिंक। तो मैं इसको रेशियोज में करूँ, देयर राहुल या सुरेश परी, तो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 1 है, ये 3, इनके डिफरेंस, हाँ ऐसे कर सकते हैं। देखो राहुल सुरेश निशा परी, तो सुरेश 3 गुना है जी हाँ, तो ये एक अलग रेशियो हो गया। अगर परी 1 है तो निशा 2 है। ठीक है, तो राहुल और निशा का फर्क बता रखा है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, राहुल और निशा का बताया था ना, लेकिन फर्क तो, क्या इनको आप डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हो, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। देखो जैसे यहाँ से आप देखो, इन दोनों इक्वेशन से आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इक्वेशन बनाने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आए, ऊपर 45 है नीचे 9 है, तो मैं नीचे वाले को भी 45 कर दूँ, 9 गुना कर दूँ, तो 45 और 45 दोनों जगह 45 हो जाएगा, और मैं इक्वेट कर दूँ, तो ऊपर है 3x माइनस वाई, क्योंकि मुझे एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा फिर, इस इक्वल टू, और 9 पंजे 45, यही 45 हो गया, तो इसको 9 गुना 9 दूनी 18y माइनस 9x। अब x को इधर ले आओ, 6x इक्वल टू 18 को उधर ले जाओ, क्या क्या कर बढ़ाओ, माइनस में 9 को उधर लेके जाएंगे ना, प्लस हो जाएगा।
12x इज इक्वल, मैं यार शांत रहता हूँ, मैं जल्दबाजी ताकि कम टाइम में वीडियो बने, मेरा पता नहीं, मेरे को ये रहता है कि ये मॉक टेस्ट वाली वीडियो में बहुत जल्दी बना दूँ। एक्स और वाई का रेशियो आपको मिल गया 17 और 12, तो यहाँ पर क्या रख सकते हो, अब आप ये जब 17 और 12 वैल्यू पुट करोगे तो आप इन रेशियोज को आपस में यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि दो रेशियो थे, एक एक्स में था एक वाई में था, आपने एक्स और वाई में एक रिलेशन निकाल ली, जब आप ये पुट करोगे तो रेशियोज को आपस में आप यूज कर सकते हो। जब मैं रेशियोज को मर्ज करवाता हूँ तो भी मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। करें फिर, एक्स की जगह मैंने 17 पुट कर दिया, वाई की जगह 12, 12 दूनी 24, 17 थी ये 51 और ये 12, ठीक है। अब ये एक रेशियो आया है इन चारों की उम्र का, अब किसी भी कोई भी एक इन्फॉर्मेशन से इसको इक्वेट कर लो और रियल रेशियो निकलाएगा। कई बार रियल लाइफ की चीज़ें 2 गुना होती हैं, 3 गुना होती हैं या सेम होती हैं। तो इसने बोला है कि राहुल और निशा में 5 का फ़र्क है, तो देखो ये है राहुल और ये है निशा, 7 का फ़र्क। सुरेश और परी में 45 का फ़र्क है, तो कोई मल्टीपल आया नहीं, तो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, नहीं आता। ये 9 उधर जाएगा, 12 और ये आएगा 19। ओ भाई, वेल डन, वेल डन। एक्स की वैल्यू 19 रखनी है, मैं करता हूँ, देखो यार कोई भी शांति से नहीं करता, के साथ ही होता, मैं करूँगा शांति से, कितना भी टाइम लगे हर वीडियो को तेज करके, बहुत हो गया है प्रेस। वही की जगह 12, ये हो जाएगा 57, 19 और 24 में 5 का फर्क है, ये शांति हरी में एक्सवरी, शांति से ना करने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, जिंदगी में हर चीज़ पर लागू होती है। ये इनके बीच में एक्चुअल में 5 का फर्क है, मतलब रेशियो में 5 का फर्क है, एक्चुअल में ही 5 का फर्क है, यानी कि यही रेशियो जो है यही एक्चुअल वैल्यू है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो ये आ गई इनकी रियल एजेस, इनसे कर दो क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई। तो अब मैं आपका कंसेप्ट रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहला कंसेप्ट रिवीजन, मैं आपका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं अपने फ़ोन के कैलकुलेटर से स्क्वायर बनाता रहूँगा, उनके ऊपर आपको वो टेक्निक लगा के दे ताकि जल्दी जल्दी बनाऊँ। देखो आपने क्या देखना है, मैंने किसी भी रैंडम नंबर का अभी स्क्वायर लिखा है 6084, इसके ऊपर लिख के मैं बताता हूँ। आपने इनको दो दो के टुकड़ों में ऐसे तोड़ लेना है, तो कुल मिला के आपका उत्तर जो आएगा एक तो वो 2 डिजिट में आएगा, ठीक है। और लास्ट का जो 84 है ये बताता है, आप ये देखो 1 से लेकर 25 तक कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 84 हैं, तो आप बोलोगे सर 22 और 84, है ना। तो कुल मिलाकर ये जो उत्तर आएगा ना, ये किसी भी 50 के मल्टीपल के प्लस माइनस 22 में होगा गारंटेड, क्योंकि 22 का स्क्वायर 484 है, तो 50 के कोई ना कोई 50 का मल्टीपल है जिसके प्लस माइनस 22 में होएगा, इस चीज़ से मुझे ये पता लगता है, ठीक है जी। इससे थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 396, साथ साथ ये भी करते हुए चलते हैं, 2 डिजिट में उत्तर आएगा, तो लास्ट का डिजिट यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, कौन सा 1 से 25 तक नंबर है जिसके एंड में 69 आता है, स्क्वायर क्यों है, आप बोलोगे 169 आता है 13 के स्क्वायर में, तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो किसी भी 50 के मल्टीपल से, 50 का मल्टीपल यानी कि 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 तिये 150, 50 चौके 200, उससे प्लस माइनस 13 में होगा। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन निकलेगी, ये बताओ ये जस्ट किसके स्क्वायर से बड़ा है, ये हमें ये वाला डिजिट बताता है, ये जस्ट किसके स्क्वायर से बड़ा है, सिर्फ ये देख लो, ठीक है। ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, ये मान लो ये वाला डिजिट देते हैं 0, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितना है अभी, है ना, ये वाला डिजिट देगा, तो देखो ये है भाई 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 8 का तो बड़ा है 7, यानी कि 7 और 0 70 से प्लस में अपना उत्तर है, तो 70 के प्लस में ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 के मल्टीपल से 22 ज़्यादा या कम हो, तो 50 के मल्टीपल से 22 ज़्यादा करोगे तो 72 आएगा, अच्छा इसमें तो आप कंफ्यूज हो सकते हो भाई, और या तो 50 का दूसरा मल्टीपल है उससे 22 कम करोगे तो 78 आएगा,
चलो ये केस आ गया तो और बढ़िया है। तो ऐसे में क्या करना होता है, ऐसे में आप 75 का चेक कर लो। क्यों? बिकॉज एंड में 5 है तो ये बहुत ईजिली चेक हो जाता है। 5 5 25 और 7 8 56, ये 75 का है तो 5625 से ये बड़ा है, यानी कि यहाँ पर उत्तर होगा 78। देखो एक और तरीका होता है जिसके अंदर ये चेक करना नहीं होता, बट ये 99% ऑफ द टाइम बहुत फास्ट रहता है। जैसे इसमें आप देखोगे कि किसी भी 50 के मल्टीपल से प्लस माइनस 13 है, आप बोलोगे जी हाँ सर ऐसा है। तो अब 39 देखोगे, आप देखोगे सर 6 6 36, तो 60 समथिंग, 60 से तो बड़ा ही है। तो 50 के पहले मल्टीपल से 13 करोगे तो 63 आ गया। क्लियर है ये? और मैं एग्जांपल ले लूँ। ये 2304, 2304, तो आप 04 है यानी कि +-2 है 50 के किसी मल्टीपल से। अब 23 आपको पता है 5 5 25 उससे जस्ट छोटा है, तो यानी कि यहाँ से 5 मुझे मिल रहा है, 50 से 2 कम है, 50 से 2 कम 40 है। इसको और ये नया नया मैंने ये को फाइनली यूज़ करना स्टार्ट किया है, इसको थोड़ा और पॉलिश करूँ क्या। 7 का है, 7 7 10 8 8 64 के पास है, इससे थोड़ा कम है। तो इसको आप ये कर सकते हो, 75 वाला भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो ये 7 से बड़ा है 49 और 8 8 64, तो ये 64 के ज़्यादा पास है ना, 80 के ज़्यादा पास है ये 70 के कंपेरिजन। 64 के ज़्यादा पास है ना, 49 से 80 के पास है, तो 80 से थोड़ा छोटा नंबर तो किसी 50 के मल्टीपल से 22 कम 8। हो सकता है आपको थोड़ा कम्बरसम लग रहा हो, इसको आप क्या करो, कैलकुलेट कर के ऊपर 1 से लेकर 100 तक आप करके देखो, आप 200 तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और नंबर लेकर दिखाऊँ आपको, ये देखो। ये देखो यहाँ पर एक और नंबर ले रहा हूँ, 26244, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक जाएगा। ये 2 का ग्रुप कर लिया, अब मैं इस 2 का करूँगा फिर 1 का करूँगा, या फिर क्या करो इस पूरे 3 का कर लो। ये मुझे बता रहा है कि यार 12 के स्क्वायर में 144 आता है, +-12 है 50 के किसी मल्टीपल से। अब यहाँ पर देख लो, इसके स्क्वायर से जस्ट बड़ा है, तो भाई 16 का स्क्वायर है 256 और 17 का है 289, 16 तो 160 के करीब 256 और 289, ये इसके ज़्यादा पास है। 160 से जस्ट बड़ा कोई नंबर ऐसा है जो 50 के किसी मल्टीपल से +-12 हो, तो 160 के जस्ट करीब 150 है 50 का मल्टीपल, इसका मतलब 150 से 12 बड़ा 160। ठीक है, तो ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही इसके अंदर क्लैरिटी आएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, एक बार मैं देख लूँ कितना टाइम हो गया इस वीडियो में स्टार्ट हुए। 1:18, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम हो गया। कंसेप्टिव रिवाइज करवा देते हैं। देखो जी, सर्कुलर रेसिस का पूरा कंसेप्ट रिवाइज करवा देते हैं। सर्कुलर रेसिस में क्या होता है कि बंदे यहाँ पर खड़े हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो दोनों या तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन है मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो मान लो ये चक्कर है, ये डी मीटर का है और इनकी स्पीड बी मीटर पर सेकंड, ए मीटर पर सेकंड है। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो उसका एक ही तरीका है, ये हर कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो ये जो बंदा, चाहे ये किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे हो, ये जो बंदा ए है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर D/A इतने सेकंड में गुजरेगा। भाई इतने डिस्टेंस को इतनी स्पीड से, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम, हर इतने सेकंड में गुजरेगा। आप बोलोगे जी चाहे किसी भी डायरेक्शन में भागे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर तो ये हर इतने टाइम में आएगा, और बंदा बी है वो D/B इतने सेकंड में गुजरेगा। तो मान लो कोई हर 20 सेकंड में गुजर रहा हो और कोई हर 15 सेकंड में गुजर रहा हो, तो ये 20 के बाद 40 60 80 इतने इतने सेकंड के बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता रहेगा। ये 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, तो हमें पता है 60 पर दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हम लेते हैं जी LCM, कौन सा बंदा कितने टाइम के बाद गुजर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से।
अगर 3 बंदे हो 4 बंदे हो, हर एक बंदे का देखते हैं, ये हर इतने सेकंड बाद स्टार्टिंग पॉइंट से गुजरता है, तो उन सब का एलसीएम ले लो, उस वक्त सारे बंदे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही होंगे, किसी भी डायरेक्शन में भाग रहे हो। क्लियर? दो जगह ही मिल सकता है, एक तो उसने कंडीशन दे दी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, एक दे दी कि कहीं पर भी मिले, फर्स्ट टाइम सबसे पहले कब मिलेगा, उसमें डायरेक्शन मैटर करती है। मैं ये इसकी इंक आपको स्टोर करके नहीं देने वाला, जस्ट कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, उसको रिवाइज कर। ठीक है, अब मीटिंग एट एनी पॉइंट, मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब दो बंदे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो एक बंदा तो तेज़ भाग जाएगा और एक बंदा पीछे रह जाएगा, तो जो तेज़ भागने वाला है वो भागता रहेगा और ऐसे पीछे से जब आके उसको पकड़ेगा तब वो मिलेगा। ठीक है, जब तेज़ भागने वाला बंदा पीछे से आके उसको पकड़ेगा, यानी कि जो तेज़ भागने वाला बंदा है वो एक एक्स्ट्रा राउंड काट के आ जाएगा, यानी कि तेज़ भागने वाला यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए है जो तेज़ भागता है, इसकी स्पीड बड़ी है, इसकी छोटी है, तो जब ए डी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करके आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा राउंड तो एक्स्ट्रा स्पीड से करेगा ना, तो ए माइनस बी की स्पीड से, तो ऊपर है डिस्टेंस, नीचे है स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड इज टाइम। इतने टाइम में जो ए है ये पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा काट सकता है, तो इतने टाइम में ये इसको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये इसको मिल जाएगा। इतने टाइम में ए जितनी दूर भी जा सकता है उतनी दूर में इसको, यहीं पर अगर क्या हो, दोनों बंदे अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो दोनों मिलके जब भी एक चक्कर काट लेंगे ऐसे, तब ये मिल जाएंगे। तो जब डी डिस्टेंस को ए प्लस बी की स्पीड से कवर कर लेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सर अगर यहाँ पर 3 बंदे हों तो मान लो एक और बंदा है सी मीटर पर सेकंड से वो भाग रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है मेरे भाई, मान लो इन दो को मैंने सेम डायरेक्शन में भगा दिया, इसको उधर भगा दिया। ठीक है, मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है, कोई किसी डायरेक्शन में भाग रहा हो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मीटिंग एट एनी पॉइंट, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले मैं देख लूँगा ए एंड बी हर कितने सेकंड में मिल रहे हैं, किन्हीं भी दो को, यहाँ पर ए एंड सी देख लूँगा या फिर बी एंड सी, कैसे भी करके तीनों को इन्वॉल्व करना है, ए बी और बी सी इन्वॉल्व हो गए है ना, ए बी सी तीनों हो गए ना इन्वॉल्व। तो एक बार ये देख लूँ ए और बी हर कितने सेकंड में मिल रहे हैं, ए और बी की अब मैं डायरेक्शन देखूंगा, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी कि जब दोनों मिलके ए प्लस बी पूरे डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सम आ गया, हर इतने सेकंड में ए और बी मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब बी और सी, और आपको फायदा ये रहता है जब भी आप दो ग्रुप बनाओ अपोजिट डायरेक्शन वाले के बनाओ, ठीक है, ताकि सीधा अपोजिट डायरेक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग के लिए इजी डाइजेस्ट होएगा आपके लिए कि दोनों मिलके एक राउंड कर दें, बाकी है तो दूसरा बी। तो बी और सी मिलेंगे जब डी डिस्टेंस को बी प्लस सी की स्पीड से कर दें, हर इतने सेकंड में, मान लो यहाँ पर 80 सेकंड आता है तो ये 80 सेकंड में मिलेंगे, फिर 160 में, फिर 240 में, हर इतने सेकंड में मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो तीनों ए बी एंड सी कहीं पर भी कितने टाइम में मिलेंगे, तो आप एलसीएम ले लोगे, एक ये जो टाइम आएगा ए और बी का और एक बी और सी का इन टाइम का। तो आपने क्या ये फॉर्मूला रट के रखना है, नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, मीटिंग एट एनी पॉइंट रिवाइज हो गया। अब आगे टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, ये उसने रिसेंटली पूछना स्टार्ट किया है, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, डिटेल में मैंने बता रखा है। ठीक, देख लेना रेसिस वाला। मान लो दो बंदे हैं, ये कोई भी सर्कुलर ट्रैक है और इसकी कितनी भी लंबाई हो फर्क नहीं पड़ता, एक बंदा ए की स्पीड से भाग रहा है, एक बंदा बी की स्पीड से भाग रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट का मतलब है कि मान लो जब ये दोनों भागेंगे, ये ऐसे भाग रहा है, ये ऐसे भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं, अब मान लो बी तेज़ है तो बी ऐसे, या फिर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में कर लेते हैं समझने के लिए, तो जब दोनों मिलके ये यहाँ से पूरे सर्कल का डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। आप बोलोगे जी हाँ, फिर ये दोनों बंदे यहाँ पर इकट्ठे हैं ना, जैसे यहाँ पर इकट्ठे थे, हाँ जी सर, तो फिर से मान लो बी यहाँ से गया है, बी ऐसे भाग रहा है, ए ऐसे भाग रहा है, तो फिर से कहीं ना कहीं ये फिर से मिलेंगे, बी ऐसे आएगा, ए ऐसे जाएगा, कहीं ना कहीं फिर मिल जाएंगे, फिर यहाँ पर दोनों बंदे फिर इकट्ठे हो गए, फिर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो टोटल कितने अलग अलग पॉइंट्स पर ये मिल सकते हैं, एक टाइम के बाद क्या होएगा, कभी ना कभी तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आते ही है ना, हमने अभी तो किया मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे दोनों, तो जहाँ जहाँ पर भी ये मिल रहे हैं वो पोजीशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कितनी डिफरेंट पोजीशंस है जिनके ऊपर ये मिल सकते हैं। तो जब बंदे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हो तो आपने करना क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो लेना है एक बार। मान लो एक की स्पीड में मान लेता हूँ जी 20 मीटर पर सेकंड,
और एक की स्पीड में मान लेता हूँ 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या करना है, इनकी स्पीड का रेशियो लेना है ताकि और ज़्यादा ना कट पाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अगर ये सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसको जोड़ दो। 7 डिफरेंट मीटिंग पॉइंट हो सकते हैं इनके, इंक्लूडिंग दी स्टार्टिंग पॉइंट। 7 अलग अलग लोकेशन पर ये मिल सकते हैं। जब 7 अलग अलग लोकेशन पर मिल चुके होंगे फिर ये लोकेशन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है, तो अरे मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। आपने इसको रटना कैसे है, जब ये सेम डायरेक्शन में भागते हैं, सेम डायरेक्शन में जब भी चीज़ें भाग रही हैं तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है उनके डिफरेंस से। तो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आपको इनका डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, और जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब दो चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रही हों, ऐसे दूर दूर मान लो या ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन होगी ना, तो हम सम लेते हैं रिलेटिव स्पीड में। तो रटने का तरीका है, इससे आसानी से होता है। तो 7 अलग अलग पॉइंट पर ये, वे दैट्स ऑल। तो अभी आपने करना क्या है दोस्त, अभी आपने ये करना है भाई, एक तो फीडबैक दे दो और एक आई विल ट्राई कि मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँ। ठीक है, तो जो अपने वीडियो मॉक हैं वो भी आपने पूरे यूज़ करने की कोशिश करनी है, जो अपने प्रैक्टिस मॉक हैं वो भी यूज़ करने की कोशिश करनी है। आपको भले ही ये लगे कि वीडियो मॉक यूज़फुल है कि नहीं, अगर मेरे पे आप ट्रस्ट करते हो तो देख लो, आप फ़ायदे में ही रहोगे। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। अब मैं वीडियो को